आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस सत्र के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और जो आपका मोस्ट ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस किए हुए। इसमें आपका टोटल लगभग 10 सालों का प्रीवियस सत्र में पूछे गए सारे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर है और सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। और आपको बता दें 2 नंबर का भी यहाँ पर क्वेश्चन है और साथ ही साथ आपका 3 नंबर का भी यहाँ पर क्वेश्चन है और एक आध क्वेश्चन आपका तो 5 नंबर वाले भी मिल जाएंगे। 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी 2 छक 12 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी 3 छक 18। तो टोटल यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन 50 में, याद रखिएगा 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और यही 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन इस सीरीज में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा ध्यान से और अच्छे से देखना है। तो देखिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, मानव भूगोल को परिभाषित करें। इसका उत्तर है मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं। देखिए मानव भूगोल क्या है, मानव का मतलब होता है मनुष्य और भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी। तो कहने का मतलब है मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मनुष्य, ठीक है, मानव का मतलब मनुष्य हो गया, तथा वातावरण, भूगोल का मतलब वातावरण हो गया, एक दूसरे के, ठीक है, यानी पारस्परिक संबंधों का क्षेत्रीय, क्षेत्र कहने का मतलब है अलग अलग क्षेत्र है, जैसे कि कोई पठारी क्षेत्र है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कोई समुद्री क्षेत्र है, तो क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन करते हैं, उसी को कहा जाता है मानव भूगोल। जैसे फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार क्या है इसका परिभाषा, मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी के तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है तथा मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग करता है। तो आपको यहां तक लिखना है, ठीक है, यहां तक आप फ्रेडरिक रेटजेल के आधार पर अगर मानव भूगोल का परिभाषा आ जाता है तो आप यहां से लेकर यहां तक आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको नहीं लिखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिजूल क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर हटा दिया है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट ही नहीं है उसको पढ़कर क्या फायदा, बहुत कीमती समय आपके पास। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जीविका युक्त यानी जीने के लिए या फिर इसी को बोल सकते हो निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हो। थोड़ा सा अगर शॉर्ट में अगर बता दे, एक ऐसी कृषि जिससे आप अपना जीविका चला सकते हो, जीवन निर्वाह कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, वैसी कृषि ही कहलाती है जीविका युक्त या फिर निर्वाह मूलक कृषि। अब देखते हैं यहाँ पर उत्तर क्या है, जीवन का जिस कृषि से केवल निर्वहन, ठीक है, निर्वहन का मतलब क्या होता है, अपना जीवन यापन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस खेती बाड़ी करके, उस कृषि को करके हम लोग और एक्स्ट्रा इनकम हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ निर्वाहन कर सकते हैं, यानी निर्वाहन हो जाए या मात्र जीवन का भरण पोषण हो जाए उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। यह पिछड़े क्षेत्रों में या मानसूनी क्षेत्रों में होती है। इसके 2 प्रकार है, देखिए ये मानसूनी क्षेत्रों में होती है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो कृषि व्यवस्था है पूरे तरीके से मानसून पर टिकी हुई है। मानसून जो आपका गर्मी के बाद जो मानसून आता है, बरसात का मौसम आता है, तभी ना हम लोग खेतीबाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो भारत भी एक मानसूनी क्षेत्र है और यहाँ पर निर्वाह मूलक कृषि की जो प्रधानता है वो बहुत ज़्यादा है, लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक आपका आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, प्रवास क्या है। देखिए इसका उत्तर क्या है, एक उद्गम तथा गंतव्य स्थान वाले प्रवासियों के समूह को प्रवास कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं और जब व्यक्ति अपने देश में प्रवेश करता है तो उसे आवर्जन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर जाता है, जैसे आप भारत के निवासी हो और आप भारत छोड़कर चले जाते हो, तो इस चले जाने की घटना को ही हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रवास कहेंगे। और इसके बाद ध्यान से समझिएगा, जब व्यक्ति अन्य देश में प्रवेश करता है, आप छोड़कर चले गए और किसी दूसरे देश में प्रवेश कर चुके हो, यहाँ छोड़ना, अपने देश को छोड़ना, जहाँ पर रह रहे हो छोड़ना कहलाता है उत्प्रवास और किसी दूसरे देश में प्रवेश करना आवर्जन कहलाता है। आवर्जन समझते हो, ट्रिक आप बना सकते हो कि आ रहा है, समझ में आया ना। तो इसी को ही अगर सामूहिक रूप से अगर बोलेंगे ना, यही क्रिया अगर पूरे सामूहिक रूप से होती है तो इसी को कहते हैं प्रवास, ठीक है, या फिर प्रवास प्रवाह। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, स्वर्ण चतुर्भुज किसे कहते हैं, यह व्यापार पर क्या प्रभाव डालता है। तो देखिए इसका उत्तर है, देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली 5846 किलोमीटर लंबी और 4x6 लाइन, ठीक है, 4x6 लेन वाले राष्ट्रीय महामार्ग को स्वर्ण चतुर्भुज कहा जाता है। ये जो 4x6 है ना, ये उसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। जो राष्ट्रीय महामार्ग है, जो हाईवे रोड रहता है, नेशनल हाईवे, तो कहीं ना कहीं इस चारों शहरों को जोड़ने वाला, ठीक है, कितना किलोमीटर तक, 5886 किलोमीटर तक ये जो रास्ता है, राष्ट्रीय या फिर नेशनल हाईवे जोड़ता है इन चारों शहरों को, उसी को ही कहा जाता है स्वर्ण चतुर्भुज। समझ गए ना, जैसे एक यहाँ पर दिल्ली होगा,
यहाँ पर मुंबई होगा, यहाँ पर चेन्नई होगा, यहाँ पर कोलकाता होगा। तो ये हाईवे है और यही हाईवे इन चारों को जोड़ती है, तो इसी को कहते हैं स्वर्ण चतुर्भुज। आगे देखिए, 4 महानगरों को जोड़ने के कारण इस राष्ट्रीय महामार्ग को स्वर्ण चतुष्कोण भी कहते हैं। इसके निर्माण से इन महानगरों के बीच की दूरी में कमी के साथ यातायात व्यय भी कम हो गया है। इसके निर्माण से क्या हुआ कि जो दूरियां है वो कम हो चुकी है, और जो यातायात यातायात का जो खर्च होता था, ठीक है, जैसे भाड़ा जो लगता था, क्योंकि लॉन्ग रूट में आपका ज़्यादा भाड़ा लगेगा, जबकि अगर रास्ता शॉर्ट हो जाएगा तो भी भाड़ा भी कम हो जाएगा, तो ये बेनिफिट हुई है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार का मतलब क्या होता है? बाजार व्यवस्था जिसमें चीज़ों को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो व्यापार का संतुलन कब रहेगा? संतुलन मतलब बैलेंस, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं। तो ये इसका बैलेंस कब रहेगा, यानी व्यापार व्यवस्था सही कब रहेगी? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, आमुक देश के एक निश्चित अवधि में किए गए, किसी भी देश में, ठीक है, आप आमुक लिखने का मन करे तो लिखिए, वरना मत लिखिए। किसी भी देश के एक निश्चित अवधि में, एक फिक्स समय में किए गए आयात। अब देखिए, व्यापार जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। तो किसी भी दूसरे देश से अगर आप सामान को मंगवा रहे हो, उसको आयात कहते हैं, ठीक है। और अगर अपने देश से सामान को दूसरे देश में भेजते हो, उसको निर्यात कहते हैं। तो आयात एवं निर्यात मूल्यों में, अब भेजने के लिए और लाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ खर्च लगेगा, तो उसके मूल्यों एवं उनके साथ की सेवाओं का अंतर व्यापार संतुलन कहलाता है। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर खर्चा में, ठीक है, एक लिमिट खर्च में और लिमिट समय में, जैसे 2 साल में आपने क्या किया, किसी दूसरे देश से सामान मंगवाया और फिर उसी 2 साल के अंडर में ही अपने देश से दूसरे देश में एक पर्टिकुलर खर्च में सामान को भेजा, तो दोनों का जो अंतर होता है ना, वही व्यापार संतुलन कहलाता है। निर्यात का मतलब क्या होता है? अपने देश से दूसरे देश में भेजे, वही निर्यात वाला वस्तु हो गया। तो निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य आयात की गई वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है, तो व्यापार संतुलन देश के पक्ष में होता है। स्वाभाविक बात है, अगर हम लोग अपने सामान को बनाकर निर्यात करेंगे, यानी अपने सामान को दूसरे देश में भेजेंगे, और उसका मूल्य अगर अधिक हो जाएगा, अंतर करने के बाद, डिफरेंस करने के बाद, घटाने के बाद, किससे घटाने के बाद? जो दूसरे देश से हमारे देश में सामान आता है, आयात होता है, और उसमें अगर हम लोग जो सामान भेजे हैं उसके मूल्य में अगर बढ़ोतरी होगी, ठीक है, तो स्वाभाविक बात है व्यापार संतुलन रहेगा, यानी उस देश के पक्ष में रहेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, भारत में शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि भूमि में अंतर स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आंसर आपको लिखना है, आर्द्र भूमि कृषि और शुष्क भूमि कृषि। देखिए आर्द्र भूमि कृषि में क्या होता है, इसमें 75 सेंटीमीटर अधिक वर्षा क्षेत्र आते हैं, ठीक है, यानी इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं जिसमें 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसमें क्या होता है कि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग आते हैं। अच्छा, आप लोग ये आर्द्र का मतलब और शुष्क का मतलब समझते हो ना? आर्द्र मतलब नमी, यानी वर्षा वाले दिन में जो आर्द्र फैली हुई रहती है चारों तरफ, वही नमी हो गया। और ये शुष्क का मतलब सूखा, जो ठंड के टाइम में होता है, तो वही होता है आर्द्र और शुष्क। अब दूसरा देखिए अंतर, इसे वर्षा पोषित कृषि कहते हैं, इसे आवरणहीन भूमि कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अंतर, वर्षा पोषित प्रदेशों में वर्षा ऋतु में जल की उपलब्धता फसलों की आवश्यकता से अधिक होती है। इसमें क्या होता है, जितना फसल को जल चाहिए उससे भी ज़्यादा उपलब्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही है, जबकि शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या के गरीब लोग रहते हैं। और यहाँ पर देखिए, सॉरी, ये वाला अंतर हो जाएगा कि शुष्क भूमि फसलों के लिए वर्षा ही जल का एकमात्र स्रोत है। अगर बारिश हुई तो समझिए वहाँ पर खेती बाड़ी होगी, यानी यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिस कारण से यहाँ पर उतना उपलब्ध नहीं होता। अगर वर्षा होती है तो फसल ठीक होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, द्वितीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हो? देखिए 4 क्रियाकलाप तक आपका सारा क्रियाकलाप है, सेक्टर है, सभी को आप डिटेल से समझ लीजिएगा। वैसे मैंने वीडियो में बहुत पहले सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो देखिए, जिस क्रिया के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का स्वरूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बना दिया जाता है, उस क्रिया को द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं, अर्थात विनिर्माण, प्रासंकरण और अवसंरचना का निर्माण। जैसे कि अगर कोई प्राकृतिक चीज़ है, जैसे कि प्राकृतिक बांस है, ठीक है, हम लोग बांस से क्या बनाते हैं, कागज़। तो कहीं ना कहीं कागज़ किसी फैक्ट्री में बनता है, तो वो विनिर्माण हो रहा है। तो कागज़ बनाने की जो क्रिया है वो कौन से क्रियाकलाप में आ जाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो उस समय सारे प्रीवियस क्षेत्र के मानचित्र को भी कवर करवा देंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें हमें धातुएं प्राप्त होती है। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, जिससे हमें धातुएं प्राप्त होती है। और अधात्विक खनिज जिसमें धातुएं प्राप्त नहीं होती है। ये भी लिखोगे ना तो नंबर नहीं कटेगा आपका। यहाँ पर बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका ये ज्योग्राफी का है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इस तरीके से दोनों का डिफरेंस आप परिभाषा में कर सकते हो। उसके बाद फिर एक एक उदाहरण दे दीजिएगा। जैसे कि धात्विक खनिज का हो गया लोहा, तांबा, चांदी, सोना आदि, ठीक है, ये समकालीन समाज के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। आगे देखिए, आधात्विक खनिज में कई प्रकार के खनिज सम्मिलित है, जैसे कि नमक,
गंधक, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, ये सारा कुछ है। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपका 12 नंबर, भारत के 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम लिखे एवं उनके उत्पादन एवं वितरण का उल्लेख करें। भाई ये आपके 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो देखिए भारत के 2 प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन है, एक तो चावल है, दूसरा गेहूं है। तो देखिए भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पादन यानी उत्पन्न करने वाला विश्व का तीसरा देश है, ठीक है। यहाँ चावल एवं गेहूं 2 प्रकार के खाद्य फसलें उपजाई जाती है। अब चावल के बारे में देखते हैं क्योंकि इसके उत्पादन एवं विवरण का भी उल्लेख करना है। तो चावल भारत की प्रमुख फसल है, देश के लगभग सभी भागों में इसे खाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र फसल है। चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पंजाब, ये सारे मुख्य क्षेत्र हैं, मुख्य राज्य हैं जहाँ पर चावल की खेती की जाती है। मुख्य रूप से इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका गेहूँ। भारत में विश्व का 12% गेहूँ का उत्पादन होता है। टोटल विश्व का 12% भारत में होता है। प्रमुख उत्पादक राज्य इनके यूपी आपका यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं बिहार है। इसके अतिरिक्त आपका मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और भी बहुत सारे इलाके में गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख ही लिखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर, संसार में मानव के प्रमुख क्रियाकलाप का वर्णन करें। तो देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो सभी का अब ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, प्राथमिक क्रियाकलाप में वे क्रियाकलाप आते हैं जिनमें प्रकृति संसाधनों का सीधा उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आपको ज़्यादा लॉन्ग में नहीं लिखना, अगर ये 5 नंबर में आएगा इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक परिभाषा लिखकर इसका उदाहरण दे देना है, ठीक है। जैसे कि इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण है। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आता है, इसमें प्रकृति संसाधनों का सीधा उपयोग ना कर उन्हें परिवर्तित कर उपयोग करता है। जैसे मैंने बांस का उदाहरण दिया था, बांस के पेड़ का। इसके अंतर्गत में उद्योग, संसाधन विकास, निर्माण तथा ऊर्जा उत्पादन शामिल है। आगे देखिए तीसरा वाला में, तीसरा क्रियाकलाप, इसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्रियाकलाप में लगे लोगों की कार्यकुशलता बढ़ाने वाले सेवा कार्य आते हैं, जैसे कि खुदरा एवं थोक व्यवसाय, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी कार्य, ठीक है। जैसे कि आपने पहला में क्या था, बांस का उत्पादन किया, पहला सेक्टर में वो किसान करते हैं। फिर बांस से आपने कागज बनाना चाहा तो उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, कौशल चाहिए, तो वो सारा तीसरे सेक्टर वाले देंगे, ट्रेनिंग वगैरह। इसके बाद देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप, इसमें ज्ञान एवं कुशलता पर आधारित क्रियाकलाप शामिल किए जाते हैं। सूचना एवं संचार के विकास से लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं तथा कार्य कुशलता बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। आगे देखिए पाइपलाइन परिवहन की विशेषता का वर्णन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको ये सब नहीं लिखना है, विशेषता पूछा गया है तो यहाँ पर ये सारे आपको लिखना है। जैसे देखिए पाइपलाइन परिवहन की विशेषताएं, पहला में क्या है, पाइपलाइन स्थल तथा जल में दोनों जगह कहीं भी बिछाया जा सकता है ना। इसके बाद देखिए इनके रखरखाव का खर्च भी कम रहता है। और देखिए आगे, ये प्रदूषण को रोकने में सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा देखिए ये तरल पदार्थ विशेषकर तेल तथा गैस के लिए उपयुक्त है ना। पाइपलाइन में हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यातायात के साधन से पाइपलाइन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भेजते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट सत्र वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मानव भूगोल की परिभाषा का वर्णन करें। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर है, जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को विश्लेषित करने वाले माप को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ये आप नहीं लिखिएगा, बहुत लेंदी परिभाषा है। शॉर्ट में देखिए, जो जनसंख्या घनत्व है वह किसी भी देश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को ही प्रदर्शित करता है, उसे ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू कुल जनसंख्या बाय कुल क्षेत्रफल। बाकी आप इतना ही लिख दीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पर्यटन क्या है। तो देखिए इसका उत्तर है, लोगों का अपने मूल निवास स्थानों और कार्यस्थलों से थोड़े समय के लिए, लोग क्या करते हैं अपने मूल निवास स्थान को और जो कार्यस्थल होते हैं जहां पर वो काम करते हैं, थोड़े समय के लिए अन्य स्थानों पर रहना तथा मनोरंजन आदि अनेक क्रियाकलापों में लगे रहना ही पर्यटन कहलाता है। इसमें सभी उद्देश्यों से की गई यात्राएं सम्मिलित है। वर्तमान समय में पर्यटन आय और रोजगार के अवसर में वृद्धि करने तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का एक अच्छा साधन भी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको भी करवा दिया, सारे सेक्टर, सारे व्यवसाय, सारे क्रियाकलाप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसका उत्तर, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों की विशेषताएं, अलग अलग यहाँ पर विशेषताओं के आधार पर तुलना की गई है। आप लोग इस तरीके से लिखिएगा, एक तरफ आप ग्रामीण दीजिएगा, इस तरीके से बीच में लाइन खींचेगा, फिर एक तरफ आपको देना है नगरीय बस्ती। गांव और नगरीय बस्ती में क्या डिफरेंस है, 2-3 पॉइंट्स आपको लिख देना है। तो देखिए पहला पॉइंट्स, इन बस्तियों के आधार मैदानी, पठारी, तटीय, वनीय तथा मरुस्थलीय होती है। ये ग्रामीण बस्तियों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भले ही एवं करके नगरीय दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये ग्रामीण ही का डिफरेंस है। आगे देखिए दूसरे पॉइंट पर, इन बस्तियों के लोगों के कार्य प्राथमिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं, ठीक है। इन बस्तियों के लोग क्या होते हैं,
प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे कि खेतीबाड़ी करना, मजदूरी करना, पशुपालन करना, ये सारे गतिविधियों के आधार पर ही लोग कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, ये बस्तियां रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार, टी आकार, चौकपट्टी तथा दोहरे ग्राम वाला आकार लिए होती है। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पर नगरीय बस्तियों का विशेषताएं। पहले पॉइंट पर आपको लिखना है अधिकतर कस्बे और नगर बड़े गांव के विस्तृत रूप होते हैं, यानी जो गांव होता है उसकी जनसंख्या बढ़ जाती है, बड़ा हो जाता है, लोग वहां पर आकर बसते हैं, घर बनाते हैं, तो उसी का विस्तृत रूप ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, अपनी आदतों और व्यवहार में लोग अधिक ग्रामीण हैं, जो उनके सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण, मकानों की बनावट और अन्य पक्षों में स्पष्ट दिखाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अधिकतर नगरों में अनेक मलिन बस्तियां हैं, ये प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों का परिणाम है। मलिन कहने का मतलब एक ऐसी बस्ती जहां पर सटा हुआ है, जैसे झुग्गी बस्ती, ठीक है, जहां पर बहुत सारे लोग झोपड़ी वगैरह जैसे तैसे घर बनाकर जनसंख्या बढ़ा दी है, उसी को बोला गया है मलिन बस्तियां। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास प्रवाह क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। जनसंख्या का भाग जब प्राकृतिक आपदा, रोजगार या फिर सरकारी नीतियों के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान या फिर क्षेत्र, नगर या फिर देश में जाकर अस्थायी रूप से बस जाते हैं तो उसे प्रवास प्रवाह कहते हैं। तो देखिए अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर यहाँ पर मेंशन है, जो आपको सिंपल लगे वो आप वहाँ पर एग्जाम में डाल दीजिएगा। आगे देखिए, पनामा नहर मार्ग का वर्णन करें, तो देखिए इसका उत्तर है, यह नगर मार्ग प्रशांत महासागर से आंध्र महासागर तक जुड़ा हुआ है। ये जो नगर है, ये जो नहर है वह कहाँ से लेकर प्रशांत महासागर से आंध्र महासागर तक जुड़ा हुआ है। इसकी लंबाई 82 किलोमीटर और चौड़ाई 90 से 105 किलोमीटर तक तथा गहराई 12 से 24 तक है। इस नहर के निर्माण से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच 400 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इतना फायदा हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय कृषि क्या है। देखिए इसका उत्तर, भूमध्य सागरीय कृषि कृषि के 13 प्रदेशों में से एक प्रमुख प्रदेश है, यानी टोटल 13 प्रदेशों में एक खास प्रदेश है भूमध्य सागरीय कृषि। इसकी जलवायु शीतोष्ण रहती है। इस कृषि प्रदेश की प्रमुख उपज जो है, यानी यहाँ पर जो उपजाऊ करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वह गेहूँ, चावल, जौ, तिल, मटर, अंजीर, जैतून, खंजूर, लहसुन, बादाम आदि। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, एकाकी बस्तियों का वर्णन करें। किसे कहते हैं एकाकी बस्ती। भौतिक रूप से ये बस्तियां एक दूसरे से अलग इकाई के रूप में होती है। गंगा के मध्यवर्तीय और निचले मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचले घाटियों में ये प्रायः पाई जाती है। एकाकी जो बस्ती है वो भौतिक रूप से बस्तियां एक दूसरे से अलग इकाई में रहती है। और ये किन क्षेत्र में पाई जाती है, गंगा के मध्यवर्तीय निचले मैदानी जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और हिमालय के निचली घाटियों में पाई जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारत के मानचित्र पर निम्नांकित दशाओं को प्रदर्शित करें। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सत्र वाले क्वेश्चन, परिवहन एवं संचार के बीच अंतर स्पष्ट करें, प्रभेद दर्शाए। जो भी क्वेश्चन पूछ ले यही आपको उत्तर लिखना है। परिवहन क्या होता है, संचार क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका अंतर है, वस्तुओं या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना या फिर ले जाना परिवहन कहलाता है। तो एक तरफ आप परिवहन दीजिएगा, अगर अंतर जब भी क्वेश्चन पूछे एक तरफ आपको देना है संचार। ठीक है, तो परिवहन में आप क्या लिखोगे कि वस्तुओं या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना या फिर ले जाना, उसी को परिवहन कहते हैं। ठीक है, परिवहन यातायात का साधन है। तो पहला पॉइंट पर आप यहाँ तक परिभाषा लिखिएगा, दूसरे पॉइंट पर परिवहन यातायात का साधन है, तीसरे पॉइंट पर आपको क्या लिखना है देखिए यहाँ पर, किंतु संदेश। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट ये तो हो गया परिवहन का। इसके बाद परिवहन का आप उदाहरण दे सकते हो, जैसे कि रेल परिवहन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा रेल परिवहन या फिर सड़क परिवहन, बहुत सारा आप उदाहरण दे सकते हो। इसके बाद आपको इस साइड में लिखना है संचार। संचार क्या होता है, संचार संदेश या फिर समाचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजना ही संचार कहलाता है, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। दूसरे पॉइंट पर आप क्या लिख सकते हो कि संचार एक संवहन का माध्यम है, जैसे ये यातायात का इसका साधन है तो ये संवहन का माध्यम है, दूसरे पॉइंट पर हो गया। तीसरे पॉइंट पर आप उदाहरण दे सकते हो कि संचार किस किस माध्यम से आप पहुंचाते हो दूसरे जगह, तो इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सारा आप उदाहरण दे सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बंधुआ मजदूरी से आप क्या समझते हो। तो देखिए इसका उत्तर है, बंधुआ मजदूरी वह स्थिति जब व्यक्ति किसी काश्तकार समझते हो, जो मजदूरों को एक ठेकेदार के जैसा होता है, वो मजदूरों को काम करवाते हैं, उसी को बोला जाता है काश्तकार, के साथ प्रतिबद्ध रहता है। ठीक है, उसके साथ बंधन में रहता है। काश्तकार उसे कुछ जमीन या रुपये दे देता है और बदले में उसे काश्तकार के खेत में काम करना पड़ता है। अपनी ज़मीन में काम रहने पर भी, सोच लीजिए अपनी खुद की ज़मीन है उस मज़दूर की, फिर भी वह उस काश्तकार की ज़मीन में जाता है
और वहाँ पर काम करता है और अपनी ज़मीन में काम रहने पर भी वह पहले काश्तकार का ही काम करना पड़ता है, उसी को कहा जाता है बंधुआ मजदूरी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपलाइन तरल पदार्थों एवं गैसों के, पाइपलाइन जानते हो ना, जो पाइप बिछाया जाता है, ठीक है, तो पाइपलाइन तरल पदार्थ जो लिक्विड में रहते हैं और जो गैस रहते हैं उसके आने जाने के लिए सबसे उत्तम साधन है, इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए पाइपलाइन तरल पदार्थों एवं गैसों के परिवहन का सर्वोत्तम साधन है। पाइपलाइन भूमिगत होते हैं, यानी जो पाइपलाइन होता है वो जमीन के अंदर में होते हैं। पाइप जिन वस्तुओं का बना होता है वह करीब सैकड़ों वर्ष तक खराब नहीं होता है। पाइप जिन वस्तुओं का बना रहता है, पाइप जो बनता है वो जल्दी खराब नहीं होते, चोरी वगैरह से भी सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि भाई ज़मीन के अंडर में उसको डाला गया है, रख रखाव में भी कम खर्च लगता है और पर्यावरण से भी सुरक्षित रहता है। तो ये आप लिख सकते हो। आगे देखिए, महामार्ग क्या है? तो किसी देश के मुख्य नगरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कों को महामार्ग बोला जाता है। किसी भी मुख्य नगरों को, नगर, ठीक है, अलग अलग नगर होते हैं, अब उन दोनों नगरों को जोड़ने वाली जो पक्की मुख्य सड़क होती है उसी को महामार्ग कहा जाता है। देश के भीतर राज्यों की राजधानियां तथा पहुंचने वाली सड़क भी महामार्ग कहलाती है। देश के भीतर जो राज्य से राजधानी, राजधानी से किसी दूसरे राज्य, तो इनको जोड़ने वाली जो पक्की सड़कें होती है ना, उसको भी महामार्ग बोला जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो खाद्य सुरक्षा से अर्थ है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधि को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। खाद्य सुरक्षा मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है कि खाद्य पदार्थ, जो खाने वाली जो चीज़ें, उसको सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कि चावल, गेहूं, फल, सब्जी, भूमि की सुरक्षा करना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोकेमिकल उद्योग क्या है? वैसे उद्योग जो कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल पर निर्भर करते हैं उन्हें पेट्रोकेमिकल उद्योग कहते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पर्यावरण और गरीबी जुड़वा भाई है, स्पष्ट करें कि भाई पर्यावरण और गरीबी ये दोनों जुड़वा भाई कैसे है? देखिए इसका उत्तर, यह सही है कि पर्यावरण और गरीबी जुड़वा भाई है, बिल्कुल सही है। जहां गरीबी रहेगी वहां पर्यावरण अधिक प्रदूषित रहेगा। कैसे? कारण है कि गरीबी के कारण या फिर बेरोजगारी के कारण वे लोग वनों को काटकर जीविकापार्जन करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे, जंगल को काटेंगे। वन के कटने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण पर खतरा होने का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण नष्ट होने का भी ये मूल कारण है। गरीब लोग प्रायः गंदे रहते हैं और गंदगी एवं पर्यावरण के साथ चलने वाले हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा माना जाता है, क्यों माना जाता है? सड़क परिवहन का मतलब, अगर हम किसी सामान को सड़क के द्वारा ले जा रहे हैं तो उसको सड़क परिवहन बोलेंगे, और अगर किसी सामान को रेल के द्वारा ले जा रहे हैं उसको रेल परिवहन बोलेंगे। तो सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा क्यों है, जबकि रेल जो है वो बहुत ही फास्ट चलता है, तुरंत समय को बचाता है? तो देखते हैं यहाँ पर उत्तर में क्या दिया गया है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा माना जाता है क्योंकि नंबर 1 पॉइंट, सड़कों का निर्माण करना आसान है। किसकी अपेक्षा? रेल के सड़क की अपेक्षा। ये बीहड़ क्षेत्रों में भी बनाई जा सकती है। बीहड़ कहने का मतलब है उबड़ खाबड़ जो सड़कें होती है वहाँ पर भी बनाई जा सकती है। सड़कों के निर्माण पर खर्चा जो होता है वो कम लगता है। सड़क द्वारा वस्तुओं का उत्पादक के दरवाजे से उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुँचाया जा सकता है, और वो भी आसानी से पहुँचाया जा सकता है। जैसे कि आप प्याज की खेती करते हो और आप अपने घर से ही सामान को बेचना चाहते हो, तो वो सड़क के द्वारा ही वहाँ से सामान को ले जाकर बाजार में ले जाया जा सकता है। लेकिन आप अगर रेल परिवहन से जाना चाहोगे तो उसके लिए आपको घर से अपना सामान उठाकर रेल में आपको ले जाना होगा, उसके बाद ही आप वहाँ पर ले जा सकते हो। इसलिए यातायात बेटर होता है। सड़क यातायात में सामान को बार बार उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता है, जबकि रेल यातायात में क्या होता है, स्टेशन वाइज स्टेशन अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो इस स्टेशन से उस स्टेशन में हमको सामान को उतारना पड़ता है, माल को। कम दूरी के लिए यह विशेष रूप से सुविधाजनक है। कम दूरी के लिए बहुत ही खास सुविधाजनक होती है ये आपका सड़क परिवहन। शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तुओं को ले जाने के लिए यह सुविधाजनक होती है। अगर तुरंत खराब हो जाती है तो उसके लिए भी यह सुविधाजनक होती है। सड़कों का रख रखाव भी आसान है। सड़क यातायात पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त होता है, यानी पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं ना उसके लिए भी यह सड़क के द्वारा बहुत ही लाभदायक होता है। उसमें आप ट्रेन वगैरह नहीं ले जा सकते हो। तो ये हो गया आपका सड़क परिवहन रेल परिवहन से क्यों अच्छा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल। देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन क्या है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक की गणना किन घटकों से की जाती है। तो इसका उत्तर क्या है, मानव विकास सूचकांक एक लिस्ट होता है, ठीक है, कि किस देश का मानव विकास का जो सूचकांक है वो कितना है, उसकी गणना कैसे करते हैं, किन घटकों के आधार पर करते हैं, वो यहाँ पर देखिए। मानव विकास के मापन के लिए जिस मापक का प्रयोग किया जाता है उसे मानक सूचकांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मानक सूचकांक कहते हैं। अब देखिए इसकी गणना करने के लिए कौन कौन से घटक है। पहला देखिए दीर्घ जीविता।
दूसरा आपका ज्ञान आधार और तीसरा उच्च जीवन स्तर मुख्य मानव सूचकांक है। ठीक है, तो देखिए पहला आपका दीर्घ जीविका, इसके बाद आपका ज्ञान आधार, तीसरा आपका उच्च जीवन स्तर, ये सारे क्या है आपका मुख्य मानव सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक का क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है जो एक देश, इसीलिए आप लोग अगर मानव विकास सूचकांक वाला लिस्ट देखेंगे तो 0 से 1 के बीच में होता है, यानी कहीं पर आपको मिलेगा 0.2 या फिर 0.2332 वगैरह वगैरह इस तरीके से, लेकिन आपको एक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ना ही आपको माइनस में मिलेंगे, क्योंकि 0 से और 1 के बीच में है, क्योंकि 0 से नीचे भी नहीं है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में से प्राप्त करता है, जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, जैसे किसी भी इमारत का जो पिलर होता है, स्तंभ होता है, वो एक सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण का घटकों पर आश्रित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, औद्योगिक नगर किसको कहते हैं? औद्योगिक मतलब आप सभी को पता है फैक्ट्री, तो औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? देखिए वे नगर जो उद्योग के विस्तार के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं। एक ऐसा नगर जहां पर पहले उद्योग बसाया गया, स्थापित किया गया, और उस उद्योग के कारण ही वहां पर धीरे धीरे गांव बसा, गांव के बाद धीरे धीरे कस्बा, कस्बे के बाद फिर वहां पर नगर का निर्माण हो गया, तो उसी विकसित हुए नगर को ही औद्योगिक नगर कहा जाता है। तथा जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हो वे औद्योगिक नगर कहलाते हैं, जैसे जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, अहमदाबाद, सूरत, मैनचेस्टर, लिवरपूल, बर्मिंघम, पिट्सबर्ग, ये सारे क्या आपका औद्योगिक नगर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, किसी भी चीज को प्राइवेट कर देना सिंपल भाषा में, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इसका परिभाषा लिखेंगे कैसे। देखिए उद्योगों का स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना निजीकरण कहलाता है। जैसे कि जो भी उद्योग है, आप कोई भी उद्योग ले सकते हो, कोई भी सेक्टर ले सकते हो, जैसे अगर रेलवे है, रेलवे का जो स्वामित्व है, स्वामित्व का मतलब उसका मालिक कौन है? सरकार है भाई, गवर्नमेंट है, और अगर उसको किसी दूसरे के हाथ में दे देना, उसका सारा नियंत्रण, उसका जो प्रबंधन होता है, ठीक है, और उससे जो भी आर्थिक व्यवस्था में लाभ होता है, उससे जितना भी पैसा कौड़ी अर्जित होता है, उसका सारा सरकार को छोड़कर किसी व्यक्ति को अगर दे दिया जाए तो वो समझो हो गया निजीकरण, उसी को निजीकरण कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी उद्योग का मालिक, नियंत्रण तथा प्रबंधन, ठीक है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना। निजी का मतलब होता है सरकार के अलावा किसी भी इंसान को दे देना, वही निजीकरण कहलाता है। इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कम या फिर समाप्ति हो जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था मतलब उससे जो भी इनकम आता है वो सारा कुछ सरकार अब नहीं ले पाता है। निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवा दिया, तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बिखरी या फिर प्रकीर्ण बस्तियों का वर्णन करें। तो देखिए इन बस्तियों में, बिखरा देखिए वर्ड से ही पता चल रहा है कि बिखरा हुआ, तो देखिए इन बस्तियों में मकान दूर दूर और बिखरे होते हैं। कभी कभी वे मकान झोपड़ियों के छोटे छोटे समुदाय में भी होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, इनके मकान जो होते हैं वो झोपड़ियों के छोटे छोटे समुदाय में भी होते हैं। बिखरी बस्तियां धरातल की रचना के कारण होती है, और जो बिखरी बस्तियां होती है ना, वह जमीन की बनावट के कारण होती है। धरातल वही चीज बोला गया है। यदि बसावट के बीच तालाब या पहाड़ी आदि आ जाए, जैसे कि यहाँ पर भी घर है, यहाँ पर भी घर है, यहाँ पर भी घर है, बीच में यहाँ पर तालाब आ गया, तो भाई कोई इधर रहेंगे, कोई इधर रहेंगे, कोई इधर रहेंगे, तो यहाँ पर ये खाली हो गया, तो ये बिखरी हुई बस्तियाँ लगेगी। ठीक है, तो बीच में तालाब या पहाड़ी या अचानक पहाड़ आ गया आदि आ जाती है, तो उन स्थानों पर मकान नहीं बनते हैं और वे बस्तियों को छितरा देते हैं चारों तरफ, और किसानों को भी आसपास घर बनाने में कठिनाई होती है। इस प्रकार की बस्तियों को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे वेनेजुएला में रांचो के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में फावेला आदि के नाम से जाना जाता है, भारत में इसे झुग्गी झोपड़ी आदि के रूप में भी जाने जाते हैं, और ये कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश आदि में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्यात एवं आयात में क्या अंतर है? तो आपको एक शब्द में बताता हूँ, निर्यात कभी भी क्वेश्चन अगर आता है तो कंफ्यूजन नहीं होना। आयात, निर्यात मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब किसी भी सामान को अपने देश से दूसरे देश में भेजना। अपने देश से दूसरे देश में अगर भेजते हैं सामान को किसी भी व्यापार के मुद्दे से, व्यापार के नज़रिए से, तो उसको कहते हैं निर्यात, यानी उस वस्तु का निर्यात हो रहा है। और अगर किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान को ला रहे हैं, आ रहा है कोई सामान दूसरे देश से, उसको कहते हैं आयात। आ से आना, आ से आयात। तो वही यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है कि विदेशी व्यापार के अंतर्गत निर्यात एवं आयात व्यापार होता है। निर्यात व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देश को माल को भेजता है। निर्यात का मतलब क्या होता है? एक देश दूसरे देश को माल भेजता है, जबकि आयात व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देश को माल मंगवाता है, यानी दूसरे देश से माल आता है। तो ये हो गया आपका निर्यात एवं आयात। आप इस तरीके से अंतर लिख सकते हो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण एवं प्रदूषक के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका, सबसे पहले प्रदूषण को समझते हैं। तो प्रदूषण एक कार्य है,
क्या कार्य है? तो मानवीय क्रियाकलापों से, यानी मानव जो रोजमर्रा के दिनचर्या में जो काम करते हैं उससे उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ पदार्थ और ऊर्जा मुक्त होती है। उससे कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ या फिर कुछ भी गैसें उत्पन्न होती है जिससे प्राकृतिक पर्यावरण में कुछ हानिकारक परिवर्तन भी होता है, यानी नुकसान होता है पर्यावरण को। तो इस क्रिया को ही प्रदूषण कहा जाता है, उस कार्य को याद रखिएगा। कौन सा कार्य? जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। ठीक है। अब प्रदूषक क्या होता है? तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाली ऊर्जा। अब जो भी प्रदूषण उत्पन्न करती है उस ऊर्जा को ही प्रदूषक कहा जाता है, जिसके द्वारा पारितंत्र में उपस्थित प्राकृतिक संतुलन में ह्रास होता है। ये गैसें तरल या फिर ठोस तीनों रूप में हो सकती है। यानी आपका जहरीला जो गैस होता है वो भी आपका प्रदूषक है, और बहुत सारे जो भी पर्यावरण को हानिकारक पहुंचाती है वो सारे प्रदूषक है। बाकी जो क्रियाकलाप है जिससे प्रदूषण फैलती है वो प्रदूषण कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। गैर परंपरागत, तो देखिए किसी भी देश के विकास के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का विकास अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत सीमित है जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा निम्नलिखित स्रोत है। गैर परंपरागत और परंपरागत मतलब ध्यान से समझिए, गैर परंपरागत ऐसा ऊर्जा है जिसको हम लोग दोबारे से निर्मित कर सकते हैं। अगर वो खत्म हो जाए तो आराम से उसका फिर से निर्माण किया जा सकता है और वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो समाप्त हो सकता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, खनिज संपदा वगैरह। ये सारा जो ऊर्जा है ना वो सारा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोत। तो पहला आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा समझते हो? इस तरीके से पवन चक्की रहती है। ठीक है। अब ये क्या होता है? ये हवाओं के द्वारा इसको घुमाया जाता है और यहाँ पर एक टरबाइन लगा रहता है जिसको बोलते हैं जनरेटर। तो ये जैसे घूमता है एक चक्कर, तो ये 100 चक्कर एक बार में घूम जाती है एक ही इसके चक्कर में। तो इसके घूमने से क्या होता है? यहाँ पर विद्युत या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये हो गया पवन ऊर्जा, यानी तेज हवाओं की गति में ऊर्जा होती है। चेन्नई में पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसको सीबेड भी बोला जाता है, की स्थापना की गई है। या जो मैंने आपको पवन ऊर्जा के बारे में बताया वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरा बायोगैस। जीवों के उत्सर्जित पदार्थ एवं उद्योग के अपशिष्ट से बायोगैस बनाई जाती है जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। जैसे गाय का गोबर हो गया, इसके अलावा जो भी अपशिष्ट पदार्थ है फैक्ट्रियों का जो भी है उसको एक बॉक्स में इस तरीके से बंद कर दिया जाए। उसके बाद इसमें चारों तरफ से पैक करके एक पाइप लाइन बिछाया जाए और यहाँ पर एक सिस्टम रखा जाए जिसमें आप आग जला सकते हो। तो इससे मीथेन गैस निकलती है अपशिष्ट पदार्थ से और उससे क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये हो गया बायोगैस। आगे देखिए ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है? समुद्री लहर एवं ज्वार भाटे से बिजली का उत्पादन किया जाता है। ज्वार भाटा समुद्री लहर से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। उससे ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, बिजली के उत्पादन के लिए मुख्य भूमिका निभाती है। ये हो गया ज्वारीय ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट आपका भूतापीय ऊर्जा। यह ऊर्जा गर्म पानी के प्राकृतिक झरने या फिर तालाब से संयंत्र लगाकर प्राप्त किया जाता है। इसी तरह कचरे से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। तो ये सारे क्या है? आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है जिसका आप वर्णन कर सकते हो। कम से कम आप ये 4 याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बागाती कृषि एवं फलों की कृषि में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका उत्तर है, बागाती कृषि तथा फलों की कृषि एक समान नहीं मानी जाती है बल्कि इनमें अंतर है। क्या अंतर है? बागाती कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें बाग बगीचों के अंतर्गत पेड़ पौधों की कृषि की जाती है। बागाती कृषि कैसी है? जिसमें बाग बगीचों के अंतर्गत पेड़ पौधों की कृषि की जाती है। इसमें फूलों तथा अन्य प्रकार के प्लांट की खेती की जाती है। दूसरी ओर फलों की कृषि एक ऐसी कृषि है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फलों की खेती या फिर कृषि की जाती है, जैसे केला, आम, लीची, अंगूर, नारंगी तथा सेब आदि। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप इसी को फोटोकॉपी कर दीजिएगा। आगे देखिए धात्विक खनिज, ये हमने बता दिया, ये भी हमने बता दिया। ठीक है। देखिए कितना बार रिपीट है ये, सड़क परिवहन के क्या लाभ है। 19 में पूछा, 20 में पूछा और ये जो जिस साल का क्वेश्चन होगा उसमें भी पूछा। आगे देखिए भूख और कुपोषण में अंतर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आंसर थोड़ा सा टफ है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ। भूख का मतलब होता है किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए या फिर आपको शरीर के एनर्जी के लिए, शरीर की ऊर्जा के लिए पर्याप्त मात्रा में आपको भोजन की आवश्यकता होती है और उस पर्याप्त मात्रा भोजन ना मिलना ही भूख कहलाता है। यानी आपको कोई भी क्रियाकलाप करने के लिए जो भोजन की आवश्यकता होती है उसी को ही भूख बोला जाता है। जबकि कुपोषण का मतलब क्या होता है? जो भी आप भोजन में सामान ले रहे हो, जो भी चीज़ आप खा रहे हो, उस भोजन में अगर पोषण का ना मिलना, ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति हरा सब्जी खा ही नहीं रहा, रोज एक सूखी रोटी खा रहा है बस पेट को भरने के लिए, तो वो अपनी भूख तो मिटा लेगा लेकिन कहीं ना कहीं उसको उस भोजन के द्वारा पोषक तत्व का जो उसके शरीर में जरूरी है वो पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, उसी को बोला जाता है कुपोषण और व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बाकी यहाँ पर पढ़ सकते हो। आगे देखिए प्रदूषण क्या है। प्रदूषण क्या है वो मैंने आपको प्रदूषण और प्रदूषक वाला में डिफाइन कर दिया था, आप उसको भी लिख सकते हो। या फिर यहाँ पर देखिए जब आसपास के वातावरण
वातावरण और पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहता है तो इसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण के अंतर्गत पर्यावरण विषाक्त यानी विषैला या जहरीला हो जाता है। प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि। इन सभी से वातावरण गंदा हो जाता है जो पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के लिए हानिकारक माना जाता है। इसलिए प्रदूषण पर समुचित नियंत्रण करना चाहिए, लगाना चाहिए। आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया, बंधुआ मजदूरी से क्या तात्पर्य है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। लिंग अनुपात का वर्णन करें, ये नहीं हुआ, इसको देखिए। प्रति 1000 पुरुषों पर कितने, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को ही लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में लिंग अनुपात की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है कि भाई क्या किया जाता है, स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख दीजिएगा, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर क्या होता है। तो देखिए इसी तरीके से आपको अंतर लिखना है। पहले इस साइड ग्रामीण जनसंख्या, इस साइड नगरीय जनसंख्या। तो देखिए पहला क्या आपका, देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गांवों में रहता है ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है, और देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो छोटे बड़े नगरों में रहता है उसको नगरीय जनसंख्या कहते हैं। सिंपल है। इस जनसंख्या के जीविका का मुख्य आधार कृषि होता है, या फिर ये भी लिख सकते हो कि ये लोग प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत में आते हैं, और इस जनसंख्या की जीविका का मुख्य आधार उद्योग धंधे व्यापार या फिर अन्य सेवाएं भी होते हैं। और तीसरे नंबर पर देखिए, भारत में 72% लोग गाँवों में रहते हैं और भारत में 28% लोग शहर में रहते हैं। इसके बाद देखिए और आगे अंतर है, ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर बहुत ही निम्न होता है। यहाँ के लोग बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते बिल्कुल नहीं, पैदल चल जाते कई किलोमीटर तक, जबकि नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च होता है। आगे देखिए, जनसंख्या की वृद्धि दर ऊंची होती है और इसमें जनसंख्या की वृद्धि दर निम्न होती है। वृद्धि दर कहने का मतलब है जो जन्म दर होता है बच्चे का वो मृत्यु दर के अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं। आगे देखिए, यहाँ जीवन की गति धीमी होती है क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं भी नहीं रहती है, बीमारियों से इलाज के लिए वगैरह वगैरह हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं रहती है, तो लोग कई बीमारियों के कारण मर भी जाते हैं। और यहाँ जीवन की गति तीव्र होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, खनन क्या है। खनन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो खनन का मतलब समझिए खुदाई करना। किसकी खुदाई करना, तो कोई भी ऐसा तत्व जो एक ऊर्जा के रूप में हमें हासिल होता है, ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, जैसे कि कोयला। तो कोयला को जमीन के अंदर से हम लोग जो खोद कर निकालते हैं, खुदाई करके निकालते हैं, तो वो खुदाई करने की प्रक्रिया ही खनन कहलाती है। आगे देखते हैं यहाँ पर इसका उत्तर क्या है। पृथ्वी के नीचे जो खनिज पदार्थ होते हैं उसे प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, कार्य किया जाता है, समझ में आया ना। खनिज को खुदाई करके जो हम लोग निकालते हैं उसे ही खनन कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के तल में कोयला और लोहा का भंडार रहता है, उसे प्राप्त करने के लिए खानों को खोदा जाता है, तभी इस खनन कार्य के द्वारा ही कोयला और लोहा पृथ्वी के ऊपर लाया जाता है। खनन का मतलब सीधा बात है कि खुदाई करना। देखिए नेक्स्ट आपका, लौह अयस्क के प्रकारों को बताइए। अब यहाँ पर समझिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लौह अयस्क के कितने प्रकार है, तो देखिए पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं हेमाटाइट लौह अयस्क। यह लौह अयस्क उच्च कोटि का होता है। इसमें शुद्ध लोहे का जो अंश होता है वो 60 से 70% तक होता है। पहले समझते हैं कि ये अयस्क क्या होता है। तो धरती के अंदर में, ठीक है, लोहे की मात्रा जिस भी खनिज में होती है, जैसे कि धरती के अंदर में हम लोग अगर निकालते तो पूरा प्योर लोहा थोड़ी ना निकालते हैं, एक पत्थर के जैसा होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत लोहे की मात्रा होती है। तो उसी तरीके से अलग अलग लौह अयस्क में अलग अलग लोहे की मात्रा होती है, किसी में 60 से 70, किसी में 60 से 65, किसी में 55 से 60, तो उसको अलग अलग नाम दिया गया है। इसी तरीके से दूसरा देखिए मैग्नेटाइट लौह अयस्क, यह भी उच्च कोटि का लौह अयस्क है। इसमें लोहे का अंश 60 से 65% होता है। इसके बाद देखिए अगला जो है वो आपका लाइमोनाइट। इस लौह अयस्क में आपका 55 से लेकर 60% तक रहता है, ठीक है, लोहे का अंश, और ये निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका सिंडेराइट लौह अयस्क। इसमें 50 से 55% तक लोहे का अंश होता है और यह बहुत लो लेवल का निम्न कोटि का लौह अयस्क होता है। तो ये हो गया आपका लौह अयस्क के सारे कैटेगरी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृषि को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, खेती बाड़ी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो ये सारे आपके आ जाते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो वीडियो में बता दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो खुद से तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, साक्षरता से आप क्या समझते हो। तो साक्षरता का मतलब किसी भी हिंदी भाषा हो चाहे कोई भी भाषा हो, अगर आप उसको पढ़ लेते हो, उसको लिख लेते हो, तो आप साक्षर व्यक्ति हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए आंसर क्या है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में इसलिए समझाता हूँ ना, ताकि अगर आपका ये जो आंसर है वहाँ पर भूल जाते हो तो मैंने जो कुछ बताया वो चीज़ लिख दोगे तो नंबर काटने की पावर किसी भी एग्जामिनर में नहीं होगी। देखिए यहाँ पर सामान्य बोलचाल की भाषा में अक्षर का ज्ञान प्राप्त करना और शिक्षा के दृष्टिकोण से साक्षर हो जाना ही साक्षरता कहलाता है, ठीक है। अक्षर का ज्ञान आपको अगर प्राप्त हो चुका है, जैसे यहाँ पर ये हिंदी भाषा लिखी गई है, आप इसको पढ़ लेते हो तो आप साक्षर व्यक्ति हो।
किसी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का मापदंड साक्षरता होता है। इससे जनसंख्या की गुणवत्ता का पता चलता है। साक्षरता की विभिन्न देशों में विभिन्न परिभाषाएं हैं, अलग अलग देश में इसका अलग अलग डिफिनेशन है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु वाले उस व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है जो सामान्य तौर से पढ़ और लिख सकता है। जो भी व्यक्ति 15 साल से अगर अधिक आयु का है और वह अगर कोई भी चीज़ पढ़ लेता है और लिख लेता है तो वह व्यक्ति साक्षर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करें। ये भी क्वेश्चन हमने करवा दिया है। आगे देखिए, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। बेसिक जो आवश्यकता है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास, पेयजल आदि माना जाता है। लेकिन इसमें एक और भी जोड़ना चाहिए, वो है आपका बिजली। ठीक है, क्योंकि इस जमाने में खास करके वर्तमान टाइम में अगर बिजली की सुविधा ना रहे तो उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती है। तो खैर जो भी है यहाँ पर वही चीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा। इन आवश्यकताओं के अभाव में मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। और आधुनिक समय में परिवहन, बिजली, हाँ यहाँ पर देखिए आंसर आ गया ना। आधुनिक यानी आज के समय में परिवहन, बिजली आदि भी मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की मूलभूत श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा आंसर है, जो मैंने सोचा वो यहाँ पर दिया गया है। भारत के नज़रिए से भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है। जैसे कि किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप के लिए विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश करना, ठीक है, पूंजी से या फिर पैसे कौड़ी से उसका निवेश करना, सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए यानी विदेश के द्वारा व्यापार के लिए, हर एक चीज़ के लिए निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना। जैसे हम लोग आज से बहुत साल पहले चाइना से क्या करते थे, बहुत सारे टेक्निकल जो सामान होते थे वो वहीं से मंगवाते थे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक भूमंडलीकरण था, उसका अर्थ को दर्शाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर देखिए, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों और बाधाओं को भी खत्म करना है। भारत में जो बैन लगा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती है, जैसे अमेरिका से कोई कंपनी आ गई या और दूसरे देशों से, तो इसके प्रवेश पर भी प्रतिबंध जो भी बैन लगा है या फिर बाधाएं उसको खत्म करना, ये भी आपका भूमंडलीकरण में आता है। नेक्स्ट आपका, भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना, उनके सहयोग से विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना। यानी अगर कोई दूसरे देश से यहाँ पर कंपनियां खोलना चाहते हैं तो उसको भी सपोर्ट करना, ये भी भूमंडलीकरण के अंतर्गत में आता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निजीकरण। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। आगे देखिए, निर्यात और आयात, ये भी हो गया, प्रदूषण भी हो गया, पाइपलाइन परिवहन के 2 लाभ। तो देखिए इसको यहाँ पर देखिए, पहला लाभ क्या है, पाइपलाइन स्थल तथा जल में, ठीक है, कहीं भी बिछाया जा सकता है। देखिए विशेषताएं लिखी है या फिर लाभ, दोनों सेम ही चीज़ हो जाएगा। दूसरा क्या लाभ है, देखिए यहाँ पर, ये तरल पदार्थ, ठीक है, खास करके तेल तथा गैस के लिए उपयुक्त है। ठीक है, 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण ने मानव के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। इससे मनुष्य को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय तथा रक्त संचार तथा संबंधी विभिन्न बीमारियां होती है। सांस लेने में सांस जैसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके अलावा तंत्रिका तंत्र में या रक्त संचार जो ब्लड प्रेशर होता है वो घटना या बढ़ना, ये सारा कुछ वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। ये सारी बीमारियां, नगरों के ऊपर कोहरा जैसी भी जो कोहरा फैल जाता है, जिसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा, जिसे शहरी धूम्र कोहरा कहा जाता है, मानव स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत हानिकारक होता है। ये सारा कुछ वायु प्रदूषण के कारण होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखेट एवं संग्रहण की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। आखेट और संग्रहण का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर समझाओ, आखेट का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, आज से आदि मानव काल के टाइम में क्या करते थे, इंसान जो थे वो जानवर के जैसा रहते थे, वनमानुष के जैसा रहते थे, तो वो शिकार करके खाते पीते रहते थे, तो वह शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। आखेट ये वही हो गया, ठीक है, यानी शिकार करना। संग्रहण का मतलब होता है जो शिकार किए उस भोजन को जमा करके इकट्ठा करके रखना भविष्य के लिए, कि हाँ बाद में इसका सेवन कर सकते, उसी को आखेटक बोला जाता है, सॉरी संग्रहण बोला जाता है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आंसर है। आखेट एवं संग्रहण की प्रमुख विशेषताएं। आखेट एवं संग्रहण के अंतर्गत शिकार एवं कंदमूलों पर आधारित प्राथमिक सेवा पर आधारित मानव जीवन है। यानी आखेट का मतलब होता है शिकार करके कंदमूल या जो भी कंदमूल वगैरह उसको जमा करके उसका उपयोग करना, तो वही आधार पर मानव का जीवन है। ठीक है, आखेट वही कहलाता है। इसके अंतर्गत मानव आखेट एवं संग्रहण पर निर्भर करता है। पूर्व पाषाण काल और पाषाण काल में मानव शिकार के अंतर्गत पशुओं का शिकार और उनके चमड़े को वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे। आग पर पकी भोजन के साथ ही अपनी सुरक्षा के प्रति आवश्यक भी हो गए थे। उनके जीवन का एक प्रमुख आधार शिकार से प्राप्त वन्य जीव का संग्रहण करना था। तो जो मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या थी तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि शिकार करके वह अपना जीवन यापन करते थे, उसी को आखेट बोला गया है, और संग्रहण का मतलब वह उसको जमा भी करके रखते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संभावनावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा लुशियन फैब्रे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण के उत्तरदायी भौगोलिक कारकों के नाम लिखे। तो जलवायु हो गया, उच्च अवच्च या फिर स्थलाकृति हो गया,
ठीक है, उसी को स्थलाकृति, कहीं पर स्थल मैदानी क्षेत्र है तो कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र है। तो इस तरीके से ये दो क्या है आपका भौगोलिक कारक है। आगे देखिए जनसंख्या के वितरण के लिए उत्तरदायी। आगे देखिए पिग्गी जनजाति किस देश में रहती है, तो ये न्यूजीलैंड में रहती है। आगे देखिए धान तथा गेहूं फसल में कौन रबी और कौन खरीफ फसल है, तो देखिए धान आपका खरीफ फसल है और गेहूं रबी फसल है। शॉर्ट में अगर बताऊँ आपको, खरीफ फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसको खरीफ फसल कहते हैं, और जो शीत ऋतु में बोई जाती है यानी ठंड के मौसम में उसको रबी फसल कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। आगे देखिए निर्वाह मूलक कृषि से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका बॉक्साइड के मुख्य उपयोग क्या है। देखिए थोड़ा सा जबान उलट पुलट हो रही है, इसका रीज़न है ना कि बहुत देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि मैं आपको एडिट करके कम समय में दे रहा हूँ लेकिन बनाने में मुझे घंटों लगे हैं। तो देखिए बॉक्साइड के मुख्य उपयोग क्या है, तो बॉक्साइड का प्रमुखता से उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में होता है, एल्यूमिनियम बनाने में होता है बॉक्साइड का उपयोग। इसके अलावे सीमेंट, तार, बिजली का उपकरण, वायुयान, अस्त्र शस्त्र बनाने में भी होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दो जनगणना के बीच यानी जो जनगणना होती है कितने सालों का अंतराल होता है, तो 10 वर्षों का। आगे देखिए ग्रामीण बस्ती से आप क्या समझते हैं, तो वैसी बस्ती, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, खैर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। वैसी बस्ती जिसके निवासी अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं ग्रामीण बस्ती कहलाती है। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन, मछली पालन जैसी भूमि से ही रिलेटेड होती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट क्या है समझाइए। तो इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग की अति विकसित, कंप्यूटर नेटवर्किंग की, यही आपको वर्ड लिखना होगा, एक भी छोड़ना नहीं है, ध्यान से समझिएगा। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग की अति विकसित यानी बहुत बड़े विकसित पैमाने पर तकनीक है जिससे पूरी दुनिया के कंप्यूटर सहजता से आपस में जुड़े जाते हैं, जिससे सारे कंप्यूटर, जैसे कि ये जो मोबाइल है कहीं ना कहीं सारे कंप्यूटर व्यवस्था से ज्वाइन है, तभी ना आपको हम सारा कुछ प्रोवाइड कर पाते हैं। तो जुड़े होते हैं, जुड़े जाते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इसे कंप्यूटर जगत या सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, मीडिया तथा कई अन्य क्षेत्रों में क्रांति ला दी है इंटरनेट, इसी को इंटरनेट कहा गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कृषि को परिभाषित करें, तो पौधों और फसलों को उगाने की कला या विज्ञान जिसका उद्देश्य आर्थिक, भोजन या अन्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो उसे कृषि कहते हैं। आगे देखिए मानव विकास सूचकांक की गणना किन किन घटकों से की जाती है, तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है पहला जीवन अवधि, दूसरा ज्ञान, तीसरा आपका जीवन स्तर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक सूचना तंत्र से आप क्या समझते हैं, तो देखिए इसका उत्तर, भौगोलिक सूचना तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसे स्थानिक तथा भौगोलिक आंकड़ों को इकट्ठा करने, संग्रहण करने, विश्लेषण करने, पूर्व आंकड़ों को सुधारने या नवीन करने तथा वांछित सारणियों में व्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है। तो ये भौगोलिक सूचना का मतलब है कि किसी भी स्थान में, ठीक है, जो भौगोलिक आंकड़ा है उसकी जमीनी जो आंकड़ा है उसको इकट्ठा करना, उसको जमा करना, उसमें एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, और पहले का जो आंकड़ा है उसको, उसमें जो भी गलती है उसको सुधारना और नवीन करना, साथ ही साथ जो भी छूट गए हैं उन सभी सारणियों में व्यवस्थित करने के लिए विकसित करना ही भौगोलिक सूचना तंत्र होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के दो उदाहरण, तो पहला आपका जूट उद्योग, दूसरा आपका चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें, किसी दिए हुए समय में, याद रखिएगा किसी दिए हुए समय में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। बहुत ही शॉर्ट आंसर है, अभी तक जितने इसके आंसर को मैंने बताया है हर एक वीडियो में उसमें सबसे सिंपल यही आंसर है। जनसंख्या वृद्धि को कैसे परिभाषित करेंगे, किसी दिए हुए समय में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की यह वृद्धि धनात्मक या फिर ऋणात्मक भी होती है। वृद्धि का मतलब ये मत समझिएगा कि यार धनात्मक होगा, नहीं, ऋणात्मक भी होता है। कुछ विकसित राष्ट्रों को छोड़कर विश्व के सभी राष्ट्रों में जनसंख्या की वृद्धि में सकारात्मक यानी धनात्मक प्रवृत्ति मिलती है। जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या में हुई प्राकृतिक वृद्धि का द्योतक है जो उस क्षेत्र की जनसंख्या में दिए गए समय में जन्मों को जोड़कर तथा मृत्युओं को घटाकर प्राप्त किया जाता है। यानी किसी भी क्षेत्र में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उसको, और जो बच्चे मृत्यु मतलब मरते हैं जितना, उसको माइनस करते हैं। जैसे ये मृत्यु वाले बच्चे हैं, ये जन्म लिए बच्चे हैं, तो इसको माइनस करते हैं मृत्यु वाले को, इसको ऐड करते हैं, यानी इसको प्लस में रखते हैं। वही चीज़ यहाँ पर जोड़ा बोला गया, जोड़ना, जोड़कर अब इसको घटाएंगे तो अगर मान धनात्मक आया, समझ में आया ना, धनात्मक आया तो उसमें ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, ऋणात्मक भी आया तो भी उसी को वृद्धि कहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, प्रदूषण और प्रदूषक के बीच में अंतर, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सैल एवं खनिज के बीच में अंतर स्पष्ट करें। इसके इंग्लिश वाले वर्ड को समझते हैं, उसके बाद देखिए इसका उत्तर आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल्स। तो देखिए यहाँ पर रॉक्स का मतलब होता है ये शैल, ठीक है, शैल का मतलब होता है चट्टान, और खनिज का मतलब आप सभी को पता है। तो शैल और खनिज में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, तो पृथ्वी के भूपरपट्टी पर या भूपटल पर या भूभाग पर, कुछ भी लिखो, तो पृथ्वी के भूभाग का निर्माण, ठीक है, करने वाले सभी प्राकृतिक तथा ठोस पदार्थों को चट्टान या शैल कहते हैं। जैसे जमीन में जितने भी ठोस पदार्थ है उन सभी को चट्टान या फिर
सैल कहते हैं। जबकि खनिज एक अजैव यौगिक है जो प्राकृतिक व्यवस्था में पाया जाता है। यौगिक का मतलब क्या होता है समझिए ध्यान से, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करता है। तो जो खनिज है ना वो यौगिक है, याद रखिएगा, और ये प्राकृतिक व्यवस्था में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है सैल कई प्रकार के खनिजों के मिश्रण समूह होते हैं। सैल जो होते हैं वो कई खनिजों का मिश्रण होता है, जबकि खनिज प्राय एक ही प्रकार के खनिज से बने होते हैं, जैसे कि लोहा, कोयला। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सैलों का कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता है, दूसरी ओर खनिजों का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सैलों के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं सैल, आग्नेय सैल, तलछटी और रूपांतरिक, अलग अलग प्रकार के ये सैल होते हैं। दूसरी ओर खनिज अयस्क वर्तमान में लगभग 2000 प्रकार के पाए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया खनिज और सैल में डिफरेंस। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, प्राकृतिक वनस्पति को परिभाषित करें। इसका उत्तर है प्राकृतिक वनस्पति का वह अंश या भंडार जिसका विशिष्ट तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। यह प्रकृति प्रदत्त उपहार है। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपकी मर्जी, जरूरी नहीं कि यही आंसर लिखो। ठीक है, यहाँ पर कोई ब्रह्मा भगवान आकर यहाँ पर इसको साक्षात नहीं लिखिए। प्राकृतिक मतलब क्या होता है, जो भगवान द्वारा निर्मित होता है। वनस्पति का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ भी और पौधे भी और झाड़ी भी हो, उन सभी के समूह को। तो प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे हैं धरती के ऊपर, उसी को ही बोला गया है। ये भी उत्तर लिखोगे ना, कोई भी नंबर नहीं काट सकता है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, समुद्र जल की लवणता को परिभाषित करें। समुद्र का जो जल होता है उसमें जो लवण की मात्रा होती है, जो नमकीन लगता है, उसको परिभाषित करना है। तो देखिए यहाँ पर महासागरीय जल में पाए जाने वाले विविध लवणों के योग को लवणता कहते हैं। उसमें अलग अलग लवण पाए जाते हैं, विविध का मतलब बहुत सारे, और उसी के योग को ही लवणता कहते हैं। सामान्यतः लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। 1 किलोग्राम समुद्र जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को लवणता कहते हैं। जैसे सागर की लवणता 36% का तात्पर्य है कि 36 ग्राम प्रति 1000 जल है, यानी 1000 में, ठीक है, 1000 ग्राम में 36 ग्राम जल है। ठीक है, 36 ग्राम प्रति का मतलब होता है बट्टा 1000, तो 1000 ग्राम में 36 ग्राम जल है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है। साक्षरता के बारे में आपने समझ लिया, अब साक्षरता दर के बारे में समझिए। तो साक्षरता दर से अभिप्राय 15 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग के उन लोगों के प्रतिशत से है जो अपने दैनिक जीवन में अपनी समझबूझ से या फिर अपनी समझ को आसानी से अपनी कथन को लिख कर और पढ़ सके। ठीक है, पढ़ सकने में समर्थ हो, उसी दर को ही साक्षरता दर कहते हैं। और इसमें जो दर होता है वो 15 वर्ष के उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए है। ठीक है, जैसे 15 वर्ष से अधिक के आयु के जो लोग हैं, अगर वो अच्छे से पढ़ समझ कर लिख लेते हैं तो वो एक साक्षरता दर के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि मात्रात्मक तथा तटस्थ या फिर सामान्य मूल्य पर आधारित होता है। देखिए वृद्धि का परिभाषा लिखिएगा ना तो इस तरीके से लिखिएगा, वृद्धि मात्रात्मक होती है तथा इसका सामान्य मूल्य पर आधारित होता है, या फिर इसका सामान्य मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी चीज का वृद्धि होता है वो मात्रा के अनुसार होता है, और इसका संकेत नकारात्मक हो सकता है वृद्धि का। ठीक है, वो माइनस में हो सकता है वृद्धि का। जैसे कि आपका फसल उपज हुआ तो कहीं ना कहीं किसी साल फसल जो होता है वो नुकसान हो जाता है, तो वह वृद्धि में नुकसान होना, ये भी तो बोलते हो कि आज फसल में, इस साल फसल में हमारा नुकसान हो गया, फसल की वृद्धि में नुकसान हुआ, फसल की वृद्धि में फायदा हुआ, इस तरीके से। जबकि जो आपका विकास होता है, ध्यान से समझिएगा, विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, जिसका सदैव मूल्य सकारात्मक होता है। जो रेट होता है, मूल्य होता है, उसका सकारात्मक होता है। अर्थात विकास तब होता है जब वर्तमान स्थिति में अतिरिक्त मूल्य नहीं जुड़ता है, वर्तमान स्थिति में एक्स्ट्रा मूल्य नहीं जुड़ता है। ठीक है, उसमें पहले से ही उछाल रहता है, उसका ग्राफ ऊपर की ओर ही बढ़ता है। सकारात्मक वृद्धि होने पर ही विकास होता है, फिर भी सकारात्मक वृद्धि सदैव विकास की ओर अग्रसर नहीं होती है। सही बात है, किसी भी देश का अगर हो सके 10 साल में अगर विकास किया तो जरूरी नहीं कि फिर 10 साल में वो विकास करेगा, हो सकता है उसका आंकड़ा डाटा नीचे भी गिर सकता है। विकास तब होता है जब गुण में सकारात्मक परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही, आप परिभाषा लिखोगे ना तो ये गुण वर्ड जरूर डालिएगा, तब आपका नहीं कटेगा। चलिए आगे देखिए, सड़क परिवहन के क्या लाभ है, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, बृहत उद्योग एवं लघु पैमाने उद्योग पर अंतर स्पष्ट करें। और इसका एक और भी क्वेश्चन होगा, आप कहीं से भी कर लीजिएगा, कुटीर उद्योग और बड़े पैमाने पर उद्योग, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लघु उद्योग और बड़े पैमाने पर उद्योग में अंतर, यह छोटे पैमाने पर होता है ये जो उद्योग है, और यह बड़े पैमाने पर होता है। दूसरा पॉइंट, इनमें ऊर्जा से चलने वाली साधारण मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें आधुनिक टाइम में, ठीक है, ऊर्जा से चलने वाली स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर आज के टाइम में जो बड़े बड़े मशीन है उससे चलता है। जबकि इधर देखिए, इन उद्योगों में कम पूंजी यानी कम पैसे में तथा कम श्रमिक जो लेबर होते हैं इसकी कम आवश्यकताओं में ही हो जाती है, जबकि इन उद्योगों में
अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। कुछ कारखानों में हजारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका, स्थानीय बाजार से उपलब्ध ना होने पर कच्चा माल दूर स्थित स्थानों से प्राप्त किया जाता है। इसमें जो कच्चा माल अगर स्थानीय मतलब आसपास के जगहों से नहीं मिलता है तो दूर बाजार से लाना पड़ता है, जबकि कच्चा माल बहुत दूर स्थित प्रदेशों से प्राप्त किया जाता है। इसमें स्थानीय जगह से नहीं प्राप्त किया जाता है, इसमें कच्चा माल बहुत दूर स्थित प्रदेशों से प्राप्त किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर कच्चे माल का आयात भी किया जाता है, यानी आयात मतलब क्या होता है, दूसरे देशों से भी लाया जा सकता है बड़े पैमाने वाले उद्योग में। नेक्स्ट देखिए, गुणवत्ता का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। इसमें गुणवत्ता कहने का मतलब है जो फैक्ट्री में निर्माण हो रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है कि ये खराब है, उसका बिल्कुल ध्यान रखा जाता है, लेकिन उतने ज़्यादा मायने पर नहीं रखा जाता है। और जबकि इसमें उत्पादन के गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्पादन विशिष्टीकरण बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषता है, इसमें ध्यान दिया जाता है इसकी क्वालिटी में। नेक्स्ट देखिए, लघु उद्योग का प्रबंध साधारण होता है। छोटे उद्योग का जो प्रबंध होता है, जो प्रबंधन होता है, जो मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, वो बहुत ही छोटा होता है, साधारण होता है, जबकि बड़े पैमाने के उद्योग में जो प्रबंध होता है वो बड़े जटिल होते हैं। आगे देखिए, उत्पादन को बाहर के बाजारों में बेचा जाता है। यहाँ पर जो भी सामानें बनती है वो बाहर के बाजारों में बेचा जाता है, जबकि यहाँ पर जो भी सामानें उत्पादन होती है उसको बाहर के बाजारों में भी बेचा जाता है और साथ ही साथ निर्यात भी किया जाता है। निर्यात का मतलब क्या बताया मैंने, विदेशों में भी भेजा जा सकता है। बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है, तो टोटल ऑल ओवर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो चुके हैं। जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए खुद से रिवीजन के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर ज्वाइन कीजिए, वहां पर पीडीएफ अपलोड कर देंगे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।